मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास का हिस्ट्री जिसको इतिहास कहते हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 ईट मन के अस्थियां। ठीक है, आज से ये चीज चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी 3 बुकें थी, 3 बुकें में ये हो गया दूसरा और तीसरा। पहली वाली बुक में 4 चैप्टर है, ठीक है। दूसरी वाली जो बुक में 5 चैप्टर है, तीसरी वाली बुक में 6 चैप्टर है। तो इसमें का जो फर्स्ट चैप्टर है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये आपकी बुक है, इसमें फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसमें से पहली वाली बुकों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें 2 टाइप्स के नाम दिए होंगे। पहला लिखा है कि ईट मन के तथा अस्थियां, और नीचे लिखा होगा हड़प्पन सभ्यता। चूंकि ये चैप्टर पूरा हड़प्पन सभ्यता पे बेस है, ठीक है, इस वजह से इस चैप्टर का मतलब सारा निचोड़ हड़प्पन सभ्यता में ही निकलता है। एक चीज यहाँ पे आप याद रखिए कि ये हड़प्पा सभ्यता के ऊपर है, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर जा रहा होगा कि इसका नाम ईट मन के और अस्थियां क्यों रखा गया है। ठीक है, तो इसका मैं सॉर्ट आउट सॉल्यूशन ये दे देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं, तो 3 टाइप के स्रोत निकले थे। इतिहास को जानने के 3 टाइप्स के स्रोत निकले थे। कौन कौन से स्रोत निकले थे, इस चीज को देखते हैं। पहला निकला था वो समय जिसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, वो समय जिसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। दूसरा समय जिसको बोलते थे अर्ध ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो टाइम था जिसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये 3 टाइप्स के काल थे, मैंने आपको बताया। प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखो, ये बेसिक मैं बता रहा हूं पूरा स्टार्टिंग से। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल वो समय था जहां पे जो मनुष्य था ना पढ़ना जानता था ना लिखना जानता था। ये टाइम वो टाइम था, ठीक है, और इसके बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। लेकिन अगर मैं दूसरे की बात करूं, अर्ध ऐतिहासिक काल में, इसमें जो है मनुष्य पढ़ना तो जानता, लिखना तो जानता था, अपनी मतलब बातों को व्यक्त तो कर देता था, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, अब वो कौन कौन सी चीजें लिख देता था हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं कौन सी लिपि चलती थी। लेकिन ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो इसमें व्यक्ति पढ़ना भी जानता था, इसमें व्यक्ति लिखना भी जानता था, यही बात हुई थी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल, ये तो 11th क्लास में हमने पढ़ा है। अर्ध ऐतिहासिक काल वो समय था जिसमें मैंने बताया मनुष्य जो था वो लिखना तो जानता था, अपनी बातों को व्यक्त करना तो जानता था, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। ये जो हड़प्पन टाइम था ना, ये सारा चीज उसी समय का है जहां पे व्यक्ति लिखे तो है सारी चीज, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, जिसको रहस्यमयी लिपि बोला जाता है। ठीक है, जिसको रहस्यमयी लिपि बोला जाता था, ये वो टाइम है। तो इसी वजह से हमें इस टाइम के इतिहास के बारे में कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा वहां की वस्तुओं के द्वारा, ईंटों के द्वारा, मनकों के द्वारा, अस्थियों के द्वारा। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम रखा गया है ईट मनके तथा अस्थियां। और इसके अलावा नीचे लिख दिया गया हड़प्पन सभ्यता, ताकि आपको पता लग जाए हड़प्पा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अच्छा, ऐतिहासिक काल के बारे में कैसे पता लगेगा? ऐतिहासिक काल के बारे में सारी जानकारी होगी ऑलरेडी, क्योंकि उसमें उस टाइम पे मनुष्य इतना डेवलप हो चुका था कि चीजों को लिख रखा था, तो उसको पढ़ने में वो सारी चीजें हेल्प कर देती है। ठीक है, समझ में आएगी चीजें। तो दूसरे यानी कि अर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में हमें कैसे पता लगता है? वस्तुओं के द्वारा पता लगता है। ठीक है, और लिखी गई चीजों को थोड़ा बहुत मैच करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, उससे भी हमें थोड़ी बहुत सहायता मिल जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, अगर हड़प्पा की अगर बात करें तो ये है आपका जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस टाइम की बात है। ठीक है, तो हड़प्पा की जो स्टार्टिंग में जो खोज मतलब स्टार्ट हुई थी 1921 में इसकी स्टार्ट कर दी गई थी। ठीक है, किसके नेतृत्व में की गई थी? नेतृत्व था इस टाइम पे जॉन मार्शल का। किसका? जॉन मार्शल। और किसने स्टार्ट किया था इस चीज को? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसको स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे आप देखिए, ये जो चीज है, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा
हड़प्पा में ही आता था। हड़प्पा में जहाँ पे मोहनजोदड़ो, ठीक है, मेहरगढ़ हो गया, लोथल हो गया, ये ऐसे ऐसे जगह थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको मैप में भी भरवाऊंगा मैं। तो अभी जस्ट ये देख लो कि ये जब 1921 में जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी, खोज मतलब स्टार्टिंग हुई थी, तो उस टाइम पे ये पूरा ऐसा दिखाई देता था। ठीक, आगे देखिए, अगर अभी आप बात करें कि हड़प्पा की इस टाइम की अगर बात करें, तो आप मैप में सर्च कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा हड़प्पा। चलो मैं सर्च करके 1 मिनट दिखाई देता हूँ आपको। देखिए, ये है आपका हड़प्पा। मैप पे आप डालेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये है आपका हड़प्पा, और इसको अगर जूम आउट करते हैं तो आप देखिए ये टोटली कहाँ पड़ता है, आप देख सकते हो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो ये है। अब तो ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, अदरवाइज ये पूरा जो एरिया था ना, ये पूरा का पूरा हड़प्पा में ही आता था। अब ये पाकिस्तान में डिवाइड हो गया, तो सारा चीज़ आप बोल सकते हो कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, अब आते हैं हमारे सिलेबस पे। तो अब बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग, यानी कि इसका आरंभ कब हुआ था। तो अगर हड़प्पा की बात करें आरंभ की, तो पहले ये माना जाता था कि जब हड़प्पा की खोज नहीं हुई थी, तब माना जाता था कि वाकई में कुछ ऐसी सभ्यताएं हैं जो ज़्यादा पुरानी, जैसे चीनी सभ्यता काफ़ी पुरानी है। ठीक, ऐसा माना जाता था। लेकिन जब हड़प्पा में कई सारी वस्तुओं को मिलने मतलब स्टार्ट हो गया मिलना, 1921 में जब स्टार्ट हुआ खोज करना, तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जब मिली, तो पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता ही काफ़ी पुरानी सभ्यता है। तो यही लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कई संस्कृतियों का विकास हो चुका था, ऐसा माना जाता था। हड़प्पा सभ्यता से पहले कई सारी संस्कृतियों का विकास हो चुका था। अच्छा, ये संस्कृति अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थी। मृदभांड शैली का मतलब क्या होता है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, उस चीज़ की शैली से ये प्रसिद्ध थी। इसके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन और कृषि शिल्पकारी परिणाम भी मिले हैं। तो ये प्रमाण के तौर पे हमें क्या मिला है, कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकारी प्रमाण मिले हैं। जैसे पशुओं के मतलब पशुपालन के बारे में हमें कैसे पता लगेगा, जाहिर सी बात उसको हड्डियों से हमें पता लगेगा कि ये जानवर यहाँ पे बांधे जाते होंगे, या फिर शव वहीं पे मिले होंगे, या गौशाला टाइप में जो बनाया जाता है उससे हमें पता लगता होगा। कृषि के बारे में कैसे पता लगता है, हमें हथियार होंगे, उस टाइम के औजार हुआ करते होंगे और उपकरण हुआ करते हैं, इसके बारे में पता लगेगा। शिल्पकारी का कैसे पता लगेगा, जैसे मृदभांड हो गया, कई सारी चीज़ें जिसमें कलाकारी की जाती है, वो सारी चीज़ मिली होगी, इस वजह से पता लगता है। अच्छा, उस समय बस्तियां प्रायः छोटी थी, इनमें बड़े आकार की संरचनाएं तकरीबन न के बराबर थी, क्योंकि उस टाइम पे इतने टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। आज के टाइम पे हम देखते हैं बड़ी बड़ी इमारतें बना लेते हैं कई सारे पदार्थों के द्वारा। ठीक है, जैसे सीमेंट हो गया, सीमेंट ज्वाइंट करने के लिए हो गया, तो कई सारी इनके द्वारा हम अपनी बिल्डिंग तैयार कर लेते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे इतना नहीं सुविधा थी, यानी कि उतना दिमाग नहीं था, तो इस वजह से क्या है कि बड़ी बड़ी संरचनाएं नहीं मिली हैं। कुछ स्थलों पर विस्तृत पैमाने पर इलाकों में जल के कारण अथवा अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने के कारण ऐसा मालूम होता कि आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के मध्य क्रम भंग था। देखो यहाँ पे ये चीज समझने वाली बात है। पहले हमने क्या बात किया, हड़प्पा सभ्यता से भी पहले कई सारी संस्कृतियों का विकास हो चुका था, हमने ये चीज बात किया। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताया जा रहा है कि हड़प्पा की जो आरंभिक जो हम स्थिति देख रहे हैं ना अभी इस टाइम पे हड़प्पा की, ये और जो स्टार्टिंग यानी कि हड़प्पा का जब शुरुआत हुआ था, इसका टाइम पीरियड जो माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। ईसा पूर्व क्या बोला जाता है, बीसी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज समझिए, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व यानी कि पहले इसका विकास हुआ था। तो ये माना जाता है कि हड़प्पा का जब शुरुआत हुआ था ना, हड़प्पा का जब स्टार्टिंग हुआ था, उसको लेकर और अभी टाइम पे जो हड़प्पा में दिख रही है, इसके जो बीच का जो टाइम था ना, इसका बीच का जो क्या क्या स्थिति थी, वो सब भंग हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। इसी वजह से हमें हड़प्पा के बारे में मतलब एक्चुअल में जानकारी, बीच का जो मध्य क्रम है ना, उसके बारे में जानकारी नहीं मिला है। और इसी वजह से हम कंफ्यूज थे स्टार्टिंग में कि हड़प्पा का खोज मतलब हड़प्पा जो है पुरानी सभ्यता है कि जल्द की सभ्यता है। तो पता लगा कि हड़प्पा जो है बहुत पुरानी सभ्यता है, यानी कि इसका जो खोज हुआ था, ऐसे बुकों में लिखा है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व, लेकिन इससे भी पहले का माना जाता है कि इससे पहले भी हड़प्पा सभ्यता में ऐसे ऐसे सारे लोग रहा करते होंगे। ठीक है ना,
तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ को समझिएगा। हड़प्पा सभ्यता काफ़ी पुरानी सभ्यता है। अब देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में मेन चीज़ मैं बता दूं, तो जैसा कि आपने मैप में देखा है हड़प्पा, ये सारा चीज़ हड़प्पा ही है। तो देखिए हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के नाम से भी जानी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी सिंधु नदी के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि यहाँ पे जो था ना, इस हड़प्पा में सिंधु नदी बहा करती थी, सिंधु नदी बहा करती थी, इस वजह से हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि देखो लिखा है, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता पड़ जाता है। अगर इसके खोज की बात करें तो इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र के कौन थे, एक तो हड़प्पा हो गया, एक मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा हो गया और ये मोहनजोदड़ो हो गया। हड़प्पा की खोज 1921 में कौन किया था, दयाराम साहनी। इसके अलावा 1922 में कौन किया था, राखलदास बनर्जी ने किसकी, मोहनजोदड़ो की खोज, और किसके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर के क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला हड़प्पा के प्रमुख केंद्र, तो इसमें तो 2 इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज कब की गई थी, 1921 में स्टार्ट कर दी गई थी खोज, ईस्वी की बात हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा दयाराम साहनी जो कि इसके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन्होंने स्टार्ट किया था। अच्छा 1921, अभी क्या चल रहा है 2021, यानी कि 100 साल पहले इसकी खोज स्टार्ट हो गई थी। अच्छा इसमें क्या है, 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने स्टार्ट किया था मोहनजोदड़ो का खोज। आगे बात करते हैं, हमें आखिर इनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो लिखा है कि जानकारी के स्रोत, पहला है खुदाई में मिली इमारतें। जो इमारत होती है वो कैसी है, उनका कंडीशन क्या है, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखा गया था उसको बनाने के टाइम में, ये सारा आइडिया लगा दिया जाता है, इसके द्वारा हमें पता लगता है। पुरानी वस्तुओं के द्वारा हमें पता लगता है कि वहाँ पे कौन कौन से लोग, मतलब किस टाइप के लोग रहा करते होंगे वस्तुओं के द्वारा। जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं, अगर मैं बोलूँ कि आज के टाइम के लोगों के बारे में जानना है तो जाहिर सी बात है वस्तुओं देखोगे कि यहाँ पे पढ़ने लिखने वाली अगर कोई चीज़ है ऐसी, जैसे बुक्स वगैरह मिल गई, तो आप आइडिया लगा दोगे कि भाई यहाँ पे लोग जो पढ़ने वाले थे। अगर यहाँ पे यातायात के साधन विकसित है, मोटरसाइकिल मिल गई खुदाई में, तो आपको क्या समझ में आएगा कि यहाँ के लोग जो है यातायात में क्या इस्तेमाल करते थे, मोटरसाइकिल यूज़ करते थे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट थे। तो ऐसे ही वहाँ पर भी उस टाइम पे भी ऐसे आइडियाज़ लगाए जाते थे। पूरा स्थल, पुराने स्थलों को देखकर, पुरानी जगहों के देखकर हम आइडिया लगाते हैं कि भाई इस टाइप के जगह थे, तो हो सकता है कि यहाँ पे इस टाइप के मनुष्य रहा करते होंगे। मृद भांडों को देखकर ये आइडिया लगाया जाता है। मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन एक तो नॉर्मल तरीके से बनाए जाते हैं, अगर उसमें विभिन्न प्रकार के डिजाइन किए गए हैं तो इससे हमें पता लगेगा कि भाई वो डिजाइन किस हिसाब से किए गए हैं, उनका क्या क्या रोल, मतलब एक तरीके से समझ सकते हो कि एक तरीके से कला के बारे में हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो लोग थे वो कितने माइंडेड थे, किस प्रकार की कलाओं का यूज किया करते थे। औजारों के द्वारा, अब जाहिर सी बात है मृद भांड में अच्छा वो नक्काशी किए हैं तो जाहिर सी बात है औजार तो वहाँ पे होंगे ही होंगे। किस टाइप के औजार हैं, हल मतलब एक तरीके से खेती करने के उपकरण भी होते हैं, किसी वस्तु को काटने के भी उपकरण होते हैं, कई टाइप्स के उपकरण होते हैं। तो औजारों के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग थे किन किन उपकरणों या औजारों का यूज किया करते थे। आभूषणों को देखकर किस किस टाइप के आभूषण पहना करते थे, तो इससे हमें धातुओं के बारे में पता लगता है। धातुओं में जो कारीगरी होती है, जैसे देखते हो सोने में कारीगरी होती है, मंगलसूत्र से लेकर बहुत सारी चीज़ बनाई जाती है, उनमें कारीगरी होती है, तो उनसे भी हमें आइडिया मिलता है। मूर्तियों को देख कर पता लगता है कि उस टाइम पे लोग कैसे थे, मूर्तियों को कैसे बनाया करते थे, या फिर जो मूर्तियाँ थी किन की थी। राजा महाराजा की भी मूर्तियाँ होती है, देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ होती है, तो उनसे भी पता लगता है। मुहरों के द्वारा जो सिक्के, पहले आज के टाइम पे तो हम चलो पैसा बोल देते हैं, रुपया बोल देते हैं, पहले मुहरें चलती थी, सोने की मुहरें होती थी जो, ठीक है, इसमें राजा महाराजा के चित्र बना करते थे। जैसे आज के टाइम पे सिक्का देखते हो ना, तो उसमें कई सारी चीज़ बनी रहती है, गेहूं की बालियां बनी रहती हैं, इसके अलावा ऐसे करके 2 बना रहता है, 1 बना रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे उस टाइम पे मुहरें थी, उसके द्वारा भी पता लगता है। अच्छा, मुद्राओं के कंडीशनों के द्वारा भी पता लगता है कि जैसे मुहर जो है अगर वो सोने की है तो जाहिर सी बात है वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं अमीर ही होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़
उसकी कंडीशन आज के टाइम पे आप देखते हो कि हम एक विभिन्न प्रकार की धातुओं का यूज करते हैं, खासकर स्टील बोल सकते हैं, ठीक है, काफ़ी मजबूत स्टील होती है। तो ये चीज़ है, तो इससे भी हमें कंडीशन के बारे में पता लगता है कि उस टाइम के लोग कैसे रहा करते हैं। बाट समझते हो, तराजू बाट जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा भी पता लगता है कि वहाँ के लोगों को जानकारी थी कि नहीं थी कि किसी वस्तु को अगर हमें किसी को देना है तो नाप तौल के देना है कि नहीं देना है, तो इस चीज़ की जानकारी थी कि नहीं थी, ये बाटों के द्वारा पता लगता है। और पकी ईंटों के द्वारा पता लगता है कि वो घर में बनाने के लिए कौन कौन सी ईंटों का इस्तेमाल करते थे, कच्ची ईंट थी कि पक्की ईंट थी। तो इनसे बहुत सारी आइडियाज़ मिलते हैं और इन्हीं के द्वारा, जैसे आप देख रहे हो जब खुदाई की गई थी तो ये सारा चीज़ मिला है। अब इससे कई सारे आइडिया ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा व्यक्ति तो है नहीं जो जिंदा होगा और मुझे बताएगा कि यहाँ पे ये सारा चीज़ हुआ था। आइडिया ही लगाया जा सकता है ना। जैसे आप देखो संरचनाएं जो इसकी बनी पड़ी है, जितनी भी सारी संरचनाएं, ये चौकोर संरचनाएं हैं, और इसको देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि जाहिर सी बात है कि ये जो कारीगरी की गई है आज के टाइम पे कारीगरी की गई है। अक्सर आप गाँव में देखो तो इसी टाइप्स में मतलब चीज़ें बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, लेकिन वहाँ पे अधिकतर जो लोग रहा करते हैं ऐसे ईंटों के द्वारा ऐसे ही बना के रहते हैं। यहाँ पे चलो शहरों में पलस्तर करवा लेते हैं, सारी चीज़ करवाने में आ जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो ऐसे जो दृश्य है ना हम गाँव में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ देखिए, इसको हमें देख के क्या पता लगता है कि यहाँ पे जो लोग थे वहाँ की टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी विकसित हुआ करती थी, क्योंकि चीज़ों को तरीके से यूज करना जानते थे। सड़कें वहाँ पे जो होती थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, 90 डिग्री पे सड़कें काटती थी, और इसके अलावा इसके बगल में नालियों का भी निर्माण हुआ करता था। इसी को क्या बोलते थे, ग्रिड पद्धति बोलते थे। तो आप ये समझ सकते हो पद्धति, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि जो वहाँ की जो सिविलाइजेशन थी वो किस हिसाब से थी, और इसी वजह से यही कहीं ना कहीं खासियत है जिसकी वजह से हमें 12th क्लास में ये सारा चीज़ पढ़ना पड़ा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। निर्धारित समय क्या माना जाता है, 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसा कि इसमें चित्रों के द्वारा पता लगता है, उस टाइम पे ये चित्र मिले हैं हमें, ठीक है। अभी इन चीज़ों से हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पे एक बैल बना हुआ है, तो बैल बना हुआ है और जाहिर सी बात है इस पे ये देखो डिजाइनिंग की गई है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि इस पे ऐसी डिजाइनिंग, अब ऐसा तो है नहीं, बैलों में तो ऐसी डिजाइनिंग होती नहीं है। हो सकता है कि इस पे इस टाइप के कपड़े वगैरह रखे हों, यानी कि बैलों का यूज किया जाता हो बैलगाड़ी के रूप में, कई सारी चीज़ों के रूप में। यहाँ पे देखो कुछ लिखी हुई चीज़ें हैं। अब इस लिखी हुई चीज़ों को कोई पढ़ पाएगा क्या? नहीं पढ़ पाएगा। इसी वजह से इसको बोलते हैं कि ये वो सभ्यता थी जहाँ पे जो मनुष्य थे पढ़ना लिखना तो जानते थे, लेकिन लिखी हुई चीज़ों को लोग पढ़ नहीं पाते हैं। इसी वजह से इसको अर्ध ऐतिहासिक काल बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ देख सकते हो। अच्छा, आगे अगर यहाँ पे मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, तो आप ये देखो, आप ये चीज़ देखो कि इसका जो बनावट है वो किस हिसाब से बनावट है। इसको आज के टाइम पे स्विमिंग पूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्विमिंग पूल बोला जाता है। लेकिन पहले के टाइम पे इसको जलाशय बोला जाता है, जहाँ पे नहाने यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप ये इसको देख के आप क्या आइडिया लगा सकते हो कि ये क्या कोई ऐसी सभ्यता थी यहाँ पे? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो सभ्यता थी वो काफ़ी विकसित सभ्यता थी। यहाँ के लोग ज़्यादा माइंडेड थे, क्योंकि इन चीज़ों को तरीकों से यूज कर रहे हैं। तरीके आज के टाइम पे हम जो तरीका यूज करते हैं, नालियाँ बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है, जिस हिसाब से डिजाइन करते हैं, यहाँ पे भी देखो ये सारी चीज़ हमें दिखाई देने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। जलाशय, अच्छा यहाँ पे देखियो नालियों की जो विकास है, नालियों को देख के आपको क्या आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे जो नालियाँ हैं, नालियों को रखा गया, नालियों के ऊपर ढककर भी कई सारी चीज़ें रखी जाती है ताकि इसमें कचरा वगैरह ना जाए। ये गलियाँ बनाई जाती थी नालियों को निकलने के लिए, या फिर लोग भी इससे निकल सकते थे, ठीक है। चबूतरे बनाए जाते थे। इसके अलावा यहाँ पे देखो पुरोहित राजा की एक प्रतिमा मिली है, तो इसके द्वारा हमें पता लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पे राजा का शासन रहा हो। ये मृदभांड टाइप में है, जहाँ पे ऐसे कई सारे वस्तुएं भी मिली हैं जो कि मिट्टी की भी बनी हो। ये देखो तांबे की वस्तुएं, ये दोनों तांबे की वस्तुएं। अदरवाइज यहाँ पे ऐसे ही वस्तुएं मृदभांड भी मिले हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जिसको कंटेनर्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये देखिए तांबे और कांसे के जो बर्तन मिले हैं, अधिकतर ये क्या हो जाते हैं कि रहते रहते काले पड़ जाते हैं अगर इसको साफ सफाई नहीं होती है तब। तो देखिए ये
तांबे के बर्तन मिले हैं। तो इससे हमें क्या आइडिया लगता है कि हो सकता है कि तांबे का बर्तन का यूज़ करते होंगे। एक मृद मूर्ति मिली है, इस मूर्तियों के द्वारा हमें क्या पता लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि या तो इसकी पूजा की जाती हो, या तो ये एज अ शो पीस के लिए रखी जा रही हो, या फिर कोई किसी की प्रतिमा ही हो। ठीक है। अच्छा, ये मुहरे हैं, जैसे कि मैंने पीछे बात किया मुहर, तो ये मुहरे हैं। ठीक है। एक औजार ये भी है। तो ये सारे चीज़ है। मन के आप देख सकते हो, ये तांबे के दर्पण हो गया, दर्पण शीशा जिसको बोलते हैं वो हो गया, और शिवलिंग हो गया। ये शिवलिंग, इससे हमें क्या पता लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पे शंकर भगवान को पूजा, शिव जी को पूजा जाता हो शिवलिंग के रूप में। और एक मात्र देवी की मूर्ति मिली है, तो हो सकता है कि इन सभी देवी देवताओं को भी पूजा जाता हो। तो ये सारा चीज़ है जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि विभिन्न चीज़ें विभिन्न जगहों पे है। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, जानकारियाँ मवेशी मतलब होता है पशुओं के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, तो वो उनकी हड्डियों के द्वारा हमें जानकारी मिलती है। जैसे भेड़, बकरी, भैंस, जंगली सुअर, हिरन, घड़ियाल इत्यादि। अब इनके हड्डियों से द्वारा हमें पता लगता है कि हो यहाँ पे इतने सारे जानवर होते होंगे। भोजन की बात करें तो अनाजों का यूज करते होंगे, मछलियों का यूज करते होंगे, मांस, फल इत्यादि चीज़ों का यूज करते होंगे। अनाज की बात करते हैं तो गेहूं, जौ, दाल, चना, तिल, बाजरा इत्यादि चीज़ें पाई गई हैं। ठीक है, इनके अंश पाए गए हैं। वस्त्रों की बात करें तो अधिकतर सूती वस्त्रों का भी इस्तेमाल किए जाते होंगे। धार्मिक जीवन की बात करें, शिव, पीपल, पशु, सूर्य, जल, मातृ देवी, जो हम पीछे जो देखे ना शिव जी का शिवलिंग देखे थे, मातृ देवी देखते थे। और बाकी जो चीज़ है ये तो पेड़ है, और ये पशु जानते हो जैसे गौ माता पूजी जाती हैं। सूर्य हो गए, जल हो गया, इन चीज़ों का पूजा किया जाता होगा। यातायात की बात करें तो बैलगाड़ी और नाव, जैसे कि हमने पीछे एक बैल को देखा है, तो वही चीज़ है कि बैलगाड़ी और नाव का भी यूज़ होता होगा। क्यों? क्योंकि ये सिंधु नदी के बगल में थी, इस वजह से हो सकता हो कि जो व्यापार वगैरह हुआ करता होगा वो नाव के द्वारा भी हुआ करता होगा। शिल्पकारी की अगर बात करें तो मिट्टी के बर्तन हो गए, मृदभान, मन के हथियार और खेती के उपकरण जैसी चीज़ें भी यूज हुआ करते थे। इसके द्वारा हमें ये सारी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करें निर्वाह के तरीके। निर्वाह का मतलब होता है जीवन यापन करने के तरीके, कैसे रहा करते होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी अनेक प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पादन एवं जानवरों जिसमें मछली सम्मिलित थी से प्राप्त भोजन करते हैं। हो सकता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो विभिन्न प्रकार के जो पेड़ थे उनके द्वारा मिले हुए फलों का यूज करते होंगे। इसके अलावा जानवरों का भी यूज किया करते होंगे। इसके अलावा मछलियों का भी यूज किया होंगे खाने के तौर पर। ठीक है। अनाजों के दानों और बीजों की खोजों से पुरातात्विदों को आहार संबंधी जानकारी मिली है। अच्छा, बाजरे के दाने गुजरात के स्थल में हासिल हुए हैं। गुजरात के स्थल पे बाजरे के दाने मिले हैं, तो इस वजह से हमें पता लगता है क्योंकि पूरा हड़प्पा सभ्यता में ही आता था। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि मेन चीज़ थी ना, तो बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों पर भी मिले हुए हैं। ठीक है। अच्छा, दाल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं, यानी कि इसका जो चावल का जो दाना था वो अपेक्षाकृत छोटा था, कम था। मतलब हो सकता है कि जो चावल यूज होता होगा वो कम मात्रा में यूज होता होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। आगे, इसके अलावा पशुओं के बारे में, आहारों के बारे में, निवासों के बारे में, वस्त्रों के बारे में, धार्मिक जीवनों के बारे में, यातायातों के बारे में जानकारी मिली है, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी क्या है? देखिए, ये सारे टॉपिक्स आपके बुक के ही हैं, तो आप ये चीज़ पढ़ लेते हो तो बुक पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अदरवाइज आपकी नॉलेज के लिए आप बुक भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज सारे डिटेल्स में जितने भी चीज़ें हैं सारा चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कृषि प्रौद्योगिकी क्या है वहाँ पे देखिए। कृषि प्रौद्योगिकी यानी कि किसी में यूज करने वाली टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी। तो कृषि के संकेत अनाजों के दानों से मिलते हैं, यानी कि हमें पता कैसे लगता है कि वो बंदे कृषि करते थे, तो अनाजों के दानों से पता लगता है। अच्छा, चोलिस्तान के अनेक स्थलों एवं बनावली हरियाणा में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं, यानी कि ऐसे उपकरण मिले हैं हल के जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि हो सकता है कि वहाँ पे जो खेती की जाती होगी, ठीक है, तो जुताई उताई करने के लिए हलों का यूज किया जाता होगा। इसके अलावा पुरातात्विदों को कालीबंगन यानी कि राजस्थान नामक स्थान पर
जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं, यानी कि जो खेत था वो जुताई हुई थी तो इसके प्रमाण भी मिले हैं। और इसके बारे में हमें पता कैसे लगा होगा, जब खेतों में जुताई होती है चाहे ट्रैक्टर के द्वारा हो चाहे हलों के द्वारा हो तो बीच में लाइनिंग बनती है और इसी के द्वारा हमें पता लगता है। तो देखिए लिखा है कि इस खेत में हल रेखाएं दो समूह आपस में समकोण पर काट रही हैं, एक तो ऐसे और एक ऐसे। तो इसके द्वारा हमें पता लगता है कि हो सकता है यहाँ पे खेतों की जुताई हलों के द्वारा की जाती होगी। विद्यमान थे जो दिखाते हैं कि एक साथ दो विभिन्न फसलें भी उगाई जाती हैं। अच्छा, इससे हमें ये भी संकेत मिलता है कि हो सकता है कि एक खेत में दो फसलें उगाई जाती होंगी, एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक, फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को जानने का प्रयत्न भी किया गया है। जैसे आप साइड में औजार देख सकते हो, तो ये विभिन्न टाइप की, ये कुल्हाड़ी के टाइप में औजार लग रहा है, ये विभिन्न टाइप्स के पत्थर हैं या फिर धातुएं हैं बनी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हो और इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि वहाँ पे जो खेती वगैरह थी वो किस हिसाब से की जाती होगी। आगे बात करते हैं। अभी अफगानिस्तान में सोर्तुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ प्रमाण अवशेष मिले हैं, लेकिन सिंधु तथा पंजाब में नहीं मिले हैं। यानी कि नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, इसके द्वारा हमें ये पता लगता है कि सिंचाई के लिए नहरों का यूज हुआ करता था। लेकिन ऐसा जो चीज़ है सिंधु नदी सिंध और पंजाब में नहीं मिला है। ऐसा भी संभव है कि कुओं से प्राप्त पानी इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता था। ऐसा भी माना जाता है कि जो कुएं थी, कुओं के द्वारा पानी निकालकर सिंचाई भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है, किस हिसाब से पूरा वस्तुओं की पहचान की जाती है। तो जैसे कि मैंने पीछे बताया है कि जानकारी के स्रोत, जहाँ पे हमने मोहरों के बारे में पढ़ा, पूरा स्थलों के बारे में पढ़ा, पूरा वस्तुओं के बारे में पढ़ा, विभिन्न चीज़ों के बारे में पढ़ा और ये भी देखा कि किस हिसाब से वो आइडिया लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक चीज़ मिला है सील बट्टा, जिसको बोलते हैं आज के टाइम पे, पहले इसको चकिया बोला जाता था, तो ये भी मिला है और इससे हमें आइडिया लगा पाते हैं, पुरातात्विक आइडिया लगा पाते हैं कि वहाँ पे सील बट्टे का भी यूज हुआ करता था, यानी कि चकिए का यूज हुआ करता था। तो पूरा वस्तुओं की बनावट को देखी जाती है, पहली बात तो ये है। अच्छा, उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले धातु या पत्थर को दी जाती है, यानी कि जो बाट है, जो बनाया गया है सील बट्टा, ये धातु की है या पत्थर की है, तो जाहिर सी बात है पत्थर की है। आगे आज के टाइम पे जो सील बट्टा, खासकर सील बट्टा तो नहीं, खासकर जो ओखली जो होता है, ओखली खासकर लोहे की ही होती है जिसमें हम मसाले वगैरह कूटा करते हैं, तो ये चीज़ है। अच्छा, फिर अनुमान लगाया जाता है कि ये किस काम आती होंगी, इससे वर्तमान से संबंधित करके देखा जाता है। अब जैसे वस्तु मिल गई, इसका बनावट देख लिए, इसका यूज़ देख लिए और फिर ये देखते हैं कि वर्तमान टाइम में क्या इसका रोल है, तो हमें समझ में आता है, यानी कि वर्तमान से जोड़ के ये संबंधित करने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में ये जो काम, ये जो चीज़ है उस टाइम पे कितना रोल प्ले करती होगी। अच्छा, जैसे हड़प्पा में अवतल चकिया बड़ी तादाद में मिली है। अब देखो इसका जो शेप है ऐसे है, अवतल है, ठीक है, और ऐसा लगता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। ठीक है, अनाज इसमें पीसा जाता था। इसमें तल जो थी, यानी कि जो नीचे का जो एरिया हुआ करता था, नीचे का जो एरिया है निश्चित रूप से जमीन से या मिट्टी से जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इसे हिलने से रोका जाए। जैसे ये मान लो सील बट्टा है, इसको जमीन में रखा जाता है ताकि ये जो हिले ना, जब हम उसको करें, मतलब मसाला जब पीसे या फिर कोई भी चीज़ पीसे तो वो नीचे से हिले ना। दो प्रकार की चकिया मिली है, एक वे जिनसे अनाज को पीसा जाता होगा और एक वो जो जड़ी बूटी और मसालों को कूटने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताया जा रहा है कि दो टाइप्स की यहाँ पे चकिया मिली होंगी, एक जो अनाजों के द्वारा अनाजों को पीसा जाता होगा और जो दूसरा है जिसमें जड़ी बूटी वगैरह भी पीसा जाता होगा। ठीक है, तो ये था। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या था? तो जैसे कि हमने शहरों के बारे में पढ़ा है, दो प्रकार के वहाँ पे मुख्य शहर थे, एक मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा। तो अब मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक नियोजित शहरी केंद्र था। नियोजित क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो बसावट था, बनावट था, ये दोनों एक तरीके से नियोजित, यानी कि प्लानिंग बद्ध, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से किया गया था।
तो देखिए मोहनजोदड़ो सबसे लोकप्रिय पुरा स्थल है। सर्वप्रथम खोजा गया स्थल क्या है? हड़प्पा। पहले हड़प्पा को खोजा गया, फिर मोहनजोदड़ो को खोजा गया। बस्ती 2 भागों में बटी हुई थी, जैसा कि आप ये देख सकते हैं 2 भागों में बस्ती बटी हुई है। ठीक है, ये इसका एरिया है। आगे बात करें तो बस्ती 2 भागों में बटी हुई है। एक छोटा किंतु ऊंचाई पर बना हुआ है, यानी कि ये जो है ये ऊंचाई पे बना हुआ था, ये छोटा भी है, और एवं दूसरा बड़ी ज़्यादा नीचे थी, यानी कि दूसरा जो इलाका था वो बड़ा था जो कि नीचे था, जिसको क्या बोलते हैं? लोअर टाउन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते थे? इसको निचला शहर बोलते हैं और इसको दुर्ग बोलते हैं। ठीक है, सिटाडेल, इसको दुर्ग बोला जाता था। क्या बोला जाता था? दुर्ग। और इसको क्या बोला जाता था? निचला शहर। दुर्ग कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बना हुआ था, यानी कि जो इसका मतलब जो बसावट था ये कच्ची ईंटों के चबूतरे पर किया गया था, जिसमें ये ऊंची थी। इस वजह से क्या थी? ये ऊंची थी, क्योंकि इसमें अधिकतर जो है कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा अगर बात करें तो दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, इसको चारों साइड दीवार चलाई गई थी। इसका मतलब ये है कि ये निचले शहर से भिन्न था, ये नीचे वाले शहर से भिन्न था। अभी हमने बात किया कि जो दुर्ग है इसको ईंटों से घेरा गया था, खासकर ईंटों से बना हुआ था, तो इसी हिसाब से जो निचला शहर था ये भी ईंटों से भी घेरा गया था। तो ये लिखा है कि निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था। अनेक भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो कि नींव का काम करते थे। जैसे साइड में ये विभिन्न प्रकार के भवन बनाए गए थे, ऊंचे ऊंचे भवन बनाए गए थे, जो कि एक प्रकार का नींव का काम करता है। और आपको पता है जब नींव मजबूत होती है तो घर गिरता नहीं है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये जो दुर्ग था ऊंचाई पे बना हुआ था, तो इसी वजह से यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई थी ताकि ये इसका नींव हिले ना। तो ये चीज़ है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक बार आप और वीडियो देखने की कोशिश करना, इसी वीडियो को एक बार और प्ले करने की कोशिश करना, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि एक बार में तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब दूसरी बार आप इसको पढ़ोगे तो काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें जो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं बोलता हूँ कि एक वीडियो को बेशक एक दिन का गैप लेके अगर 4 बार भी आप देख लेते हो ना, 4 बार भी देख लेते हो तो पूरा चैप्टर आपके माइंड में चला जाएगा, क्योंकि आप बार बार उसको देख रहे हो। ठीक है, यही ऑनलाइन का फायदा क्या होता है कि आप एक चीज़ों को कई बार देख सकते हो। तो यही चीज़ें अगर 4 बार आप देखते हो तो कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से आपके माइंड में चला जाएगा। बाकी चैप्टर जो है काफ़ी इजी है, बेहद इजी है, और सभी चीज़ों को कवर अप कराने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है। और हो सकता है कि इसके सेकंड पार्ट में, ठीक है, हो सकता है कि सेकंड पार्ट में ये चैप्टर ओवर हो जाए। तो आई होप सारी चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, चीज़ों को पूछ सकते हैं। इसके अलावा शेयर करें अपने फ्रेंडों में और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है या फिर आने वाले जितने भी वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।